नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक बाजार महाराजगंज में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का माल्यार्पण भी किया। इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल हुए। तो महाराजगंज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए थे। श्रद्धांजलि सभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। साथ में राजनाथ सिंह मौजूद थे। कुछ देर पहले तक संबोधन लगातार जारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विजय गुप्ता हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट है? विजय, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज बताएं कि क्या कुछ अपडेट है। राजनाथ सिंह का संबोधन अभी चल रहा था और इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा है। तो श्रद्धांजलि सभा को सीएम योगी ने संबोधित किया। साथ में राजनाथ सिंह भी यहां पर मौके पर मौजूद थे। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं और महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह के कार्यक्रम में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में सीएम ने शिरकत करी है। इस दौरान उन्होंने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं होता, लोगों को भी आगे आना चाहिए। जितनी यूपी की आबादी है उससे ज्यादा लोग प्रयागराज कुंभ में आए थे। कहीं उन्होंने कहा कि पहले लोग यूपी का नाम सुनकर किसी को कमरा किराए पर नहीं देते थे, पर आज लोग यूपी का नाम सुनते हैं तो सहर्ष तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाला राम का, कृष्ण का और संतों का प्रतिनिधि है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की ही प्रेरणा से हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ना है, इसको लेकर के परमहंस जी महाराज गए थे। वही मुकदमा फिर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। याद करिए कैसे एक से एक पीढ़ी जुड़ती गई। सभी संत, पूज्य संतगण यहां पर हैं। और सचमुच मैं जब अयोध्या जाता हूं पता ही नहीं लगता कि मैं गोरखपुर में हूं, अयोध्या में हूं। कभी नहीं पता लगता। सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे अपने लोग हैं, सब अपने साथ एक साथ मिल करके अपने घर जैसा माहौल दिखता है। और मुझे भी नहीं लगता है। लोगों को लगता था 2017 को जब पहले हम लोग पहली बार अयोध्या गया था, लोगों को लगता था कि जाएंगे बहुत विवाद होगा। मैंने कहा देखो अयोध्या में कोई विवाद नहीं होगा जी। श्री राम जन्मभूमि के लिए गोरखपीठ के समर्पण को हर व्यक्ति जानता है और किसी को संदेह गोरखपीठ पे किसी पे कोई कर भी ले, लेकिन मोदी जी पर और गोरखपीठ पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। तो वहीं यूपी में गठबंधन की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। लखनऊ दौरे पर आए यूपी चुनाव प्रभारी और संजय निषाद ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इस गठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी थोड़ी निश्चिंत जरूर हुई होगी। तो क्या विपक्षियों की टेंशन बढ़ने वाली है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। सूबे में अलग अलग जातियों को साधने के लिए सपा और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल हर संभव कोशिश में जुटे हैं। ये छोटी जातियां संख्या कम होने की वजह से अकेले दम पर भले ही सियासी तौर पर खास प्रभाव न दिखा सके, लेकिन किसी बड़ी संख्या वाली जाति या फिर तमाम छोटी छोटी जातियां मिलकर
किसी भी दल का राजनीतिक खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। इसी ताकतों के मद्देनजर यूपी के गठबंधन का ऐलान भी शुरू हो गया है। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर आए यूपी चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के कील कांटों को दरकिनार कर बीजेपी के रास्ते को सुगम बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बीजेपी और निषाद पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी शामिल थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों ने फिर से एक बार एक साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही ये भी बताया कि दोनों पार्टियों के अलावा इस गठबंधन में अपना दल भी गठबंधन में शामिल होगा। तब भी मैंने कहा था मैं आप लोगों को मिलके ही जाऊंगा। आज एक सुखद संजोग है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बड़े मान मनोबल और जद्दोजहद के बाद बीजेपी की इस औपचारिक घोषणा के अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा निषाद पार्टी की भी मंजूरी है। इस बात पर भी मुहर लगाई गई। फिर 2022 के लिए दोनों दल मिलकर ताकत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर विकास के रास्ते पर फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। यूपी में इन दिनों सभी राजनीतिक दल छोटी छोटी जातियों के वोटों को अपने पाले में लाने के लिए उनके समाज की पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया, तो वहीं सपा ने भी महान दल, जनवादी पार्टी और आरएलडी के साथ हाथ मिलाया है। यूपी में ओबीसी समुदाय के बड़े हिस्से को अपने पाले में करने के लिए भी राजनीतिक पार्टियां जमीन पर उतरकर सियासी यात्राओं में जमकर पसीना बहा रही हैं। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं सुल्तानपुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर वार किया। उन्होंने कहा कि वो लोग अकेले चुनाव लड़े तब हारे, मिलकर चुनाव लड़े फिर हारे। इस बार भी मिलकर लड़ेंगे तो भी पिछली बार से ज्यादा सीटों से हारेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शी तरीके से 1.5 लाख शिक्षकों और 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। इसके अलावा उन्होंने जिले के विद्यालयों की भी समीक्षा की। हमें जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए जो ऑफलाइन टीचिंग हमारी शुरू हुई है, वो जो उच्च शिक्षा विभाग में है, जो संबंधित विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, महाविद्यालय आते हैं। कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के द्वारा अब सीधे नए संचालित किए जाने हैं। इन सब के बारे में विस्तृत आज समीक्षा हुई है। उसके बाद सुल्तानपुर के संदर्भ में, वैसे तो आसपास के अयोध्या है, अम्बेडकर नगर है, आपका सुल्तानपुर है, इन ये सारे जिलों का भी समीक्षा किया गया था। कानून व्यवस्था के संदर्भ में जिले के जो हमारे विधायकगण हैं, जिला का हमारा संगठन है, उनके साथ में जो समीक्षा थी जिला प्रशासन के, वो की गई है। गाजियाबाद किसानों के बीच पहुंचे शिवपाल यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र एक तरीके से जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा जैसे ही किसी बच्चे को बीए की डिग्री मिलेगी, 5 लाख रुपए उसके लिए रिलीज हो जाएंगे, जिससे वो कोई रोजगार कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हर परिवार में से एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी में पिछले काफी समय से धरने पर बैठे किसानों से मिलने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात करी और किसानों से बातचीत करते हुए
उनका हालचाल भी जाना। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा वो चाहते हैं कि समान विचारधारा वाले दल चुनावों में एक साथ आ जाएं, नहीं तो वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की बात अगर नहीं मानी गई तो 5 महीने में वोट से बदला लिया जाएगा। हाथों में आपने ताकत दे दी तो मैं तो 300 यूनिट सीटें खड़ी और हम ये भी आश्वासन देते हैं हर परिवार में एक बेटे और बेटी को अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी। और तीसरा हम ये करेंगे जो बेरोजगार लड़के हैं बेटे और बेटियां जैसे ही बीए पास करेंगे कम से कम 5 लाख रुपया पहले ही दिन जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके साथ 5-5 लाख रुपया रोजगार के लिए कोई अपना रोजगार करें, बेरोजगार तो न घूमे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना यह अति गंभीर और अति चिंतनीय है, जो कि भाजपा के चुनावी स्वार्थ को, ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश और इनकी कथनी और करनी में अंतर को उजागर करता है। सजगता जरूरी है। एससी और एसटी की तर्ज पर ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार पूरे समाज को उसी प्रकार से दुखी और भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है जैसे नौकरियों में उनके बैकलॉग को न भरने से लगातार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का जनगणना को लेकर एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हैं। समाजवादियों का मानना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए जिससे किसकी कितनी संख्या है ये पता चल सके। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। समाजवादियों का मानना है कि समाज के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए जिससे किसकी कितनी संख्या ये पता चल जाए। जब संख्या का पता चल जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी इसके बारे में पता चल जाएगा जिससे उनकी मदद हो पाए। अब चूंकि न्यायपालिका का फैसला आ चुका है तो हम समाजवादी लोग, जब समाजवादी सरकार आ जाएगी तो हम उनके जो विधि के जानकार हैं, जिनको कानून का नॉलेज है, उनके राय से कानून के दायरे में रह के इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में संदिग्ध मौत जांच सीबीआई ने संभाल ली है। महंत की मौत में कई पेंच देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना किसी देरी के मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर दी थी। सीबीआई की टीम ने इसकी जांच संभालने के साथ ही अब अपनी टीम भी गठित कर दी है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस से अब तक की हुई जांच समेत सभी दस्तावेज मांगे हैं। इस जांच को लेकर सीबीआई निदेशक के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है और इसकी एक बैठक भी हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की समाधि के तीसरे दिन समाधि स्थल पर धूल रोड परंपरा का आयोजन किया गया। मठ बागंबरी गद्दी में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल हुए। कार्यक्रम में 1.25 किलो आटे की एक रोटी बनाई गई, जिसके बाद उसे चीनी और मेवे के साथ मिलाकर चूरमा बनाया गया। उसी चूरमे का महंत नरेंद्र गिरी की समाधि पर भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद समाधि स्थल से चूरमे का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस दौरान समाधि स्थल पर साधु संतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करी। आपको बता दें कि संन्यास परंपरा में धूल रोट सन्यासी की मृत्यु के बाद समाधि स्थल पर आयोजित करने की परंपरा है। तीसरे दिन महात्मा की परंपरा में, और उस दिन के बाद में जो रसोई का जो रेगुलर होता है वो चालू होता है। आज के बाद में कच्चे भोजन में वही दाल चावल और रोट बनता है। और इसके बाद में अब पक्का भोजन तैयार किया जाता है। आटा और गुड़ डाल के उसकी कुटाई होती है। तो उसके बाद में कल तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद में जो जैसे हमारा वैसे होगा।
राज्य सचिवालय में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। राज्य के विकास कार्यों के लिए सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। तो वहीं प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही उपनल संविदा कर्मचारियों की मांग, युवाओं, बेरोजगारों और किसानों के कल्याण के लिए कई प्रस्तावों पर और कैबिनेट मुहर लगा सकती है। बताया जा रहा है कि 11% महंगाई भत्ते पर मुहर लग चुकी है। फोन लाइन पर हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? मीटिंग लगातार चल रही है और इस मीटिंग में कई अहम निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। महंगाई भत्ते पर जो है वो मुहर लग गई है, उसके अलावा और कौन से अहम फैसले हो सकते हैं? अजीत, बिल्कुल पूजा, अगर राज्य कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो अब से कुछ ही समय पहले, कुछ ही मिनटों पहले कहा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है और जो जानकारी आई है कि 6 बजे के करीब जो शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल वो मीडिया ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या फैसले हुए और किन किन मुद्दों पर सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। अभी तक जो जानकारी आई है 11% जो महंगाई भत्ते के इजाफा होना था उसको राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा उपनल कर्मियों को लेकर जो लंबे समय से मांग उठ रही है उस पर राज्य कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है या नहीं, इसकी जानकारी 6 बजे के बाद ही मिल पाएगी। साथ ही सरकार की पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड प्रदेश में तमाम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जा सके या तमाम जो महिलाओं के विकास को लेकर सरकार योजना बना रही है उनको अमली जामा पहनाया जा सके। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इस मैराथन कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है और 6 बजे के करीब इसकी ब्रीफ होगी, मीडिया ब्रीफिंग, तब जाकर खुलकर सामने आ पाएगा कि किन किन मुद्दों को सरकार ने अपनी मंजूरी दी है। बिल्कुल अजीत, मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो इस समय धरना प्रदर्शन बहुत ज्यादा चल रहे हैं, संविदा कर्मी रोड पर उतरे हुए हैं, जो कि सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। क्या ऐसे में ये माना जाए कि उनके लिए किसी तरह की कोई घोषणा हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से चुनावी साल है ऐसे में हर किसी कर्मचारी को सरकार से उम्मीद है कि सरकार जाते जाते ही सही लेकिन उसकी को पूरा करके जाए। सरकारी गैर सरकारी संगठन आंदोलन रहते हैं वो की बात आंदोलन लगातार धरना प्रदर्शन है तो है मानदेय की आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है किसी तरह की तकनीकी खराबी के चलते। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनावी साल है, ऐसे में सरकार की जो कैबिनेट बैठक है इसमें कई तरह के जो पहलू हैं उनको साधने की कवायद होगी। हालांकि अब से कुछ देर बाद जब सुबोध उनियाल पीसी करेंगे तो उसमें तमाम जो बिंदु जिन पर मुहर लगी है, जिन पर आम सहमति बनी है, उसका खुलासा हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी संगठन में हाउसफुल का बोर्ड लगाने की बात कही है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी की मीडिया कार्यशाला में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे अनिल बलूनी का कहना है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में हरीश रावत और उनके एक करीबी को छोड़ दिया जाए तो हर कोई भाजपा में शामिल होना चाहता है। भाजपा को अब जल्द ही हाउसफुल का बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले, हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का वोट लगाना पड़ रहा है। हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नजदीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के हाउसफुल वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पलटवार किया। गोंदियाल का कहना है कि यह हाउसफुल का बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आया है कि जिन लोगों को इन्होंने शामिल किया उनके दरवाजे पर 2 साल से नाक रगड़ते रगड़ते इनकी नाक भी घायल हो गई। बाकी 15 दिन बाद सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा हाउसफुल है और कौन सा खाली है। कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा। मैंने तो सुना कि जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी चेहरे पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते रगड़ते नाक भी घायल हो गई है और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये बड़ी बातें करने के लिए प्रख्यात हैं, बड़ी बड़ी बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। असलियत ये है, लेकिन इस 15 दिन का समय जाने दीजिए। इस 15 दिन के बाद पता चलेगा कि
उनके यहाँ कितना हाउसफुल है और उनका हाउस कितना खाली हो रहा है, ये 15 दिन के बाद पता चल जाएगा। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। बारिश के अलावा धाम की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। धाम में लगातार हो रही बारिश के कारण धाम में चलने वाले दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। धाम की चोटियों पर सीजन की तीसरी बर्फबारी हो गई है। बर्फबारी और बारिश के बाद धाम में ठंड में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ठंड और बर्फबारी के बीच यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अभी तक 3642 तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बारिश में भी भक्त बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में जुट रहे हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नीरज शेखर सिंह ने अतरौलिया पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता करी। इस दौरान नीरज शेखर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का पहिया घुमाया है वो अद्भुत है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों के दौरान ना तो कोई दंगा हुआ, ना ही प्रदेश में कोई माहौल खराब हुआ। कानून व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय कानून का राज है। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा जिसे लेकर वो मैदान में उतरे। तो वहीं उन्होंने कहा किसानों को भड़काने के लिए कुछ राजनीतिक दल कुछ संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं, मगर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है, एक भी दंगा नहीं, जबकि पिछली सरकार में कितने दंगे लगे मैं उस आंकड़े पे नहीं जाना चाहता हूं, आपके पास होंगे वो, लेकिन इसमें एक भी दंगा नहीं। जब शांति रहेगी किसी देश प्रदेश में तभी वहां लोग आएंगे, तभी वहां, और ये सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूं। मैं तो आपसे पहले ही कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।